नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको मोहतरमा क़ुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल चांदनी बेगम सुना रहा हूँ। आज इस नावल की छठी किस्त और चैप्टर कादम्बरी की पहली किस्त, पहला हिस्सा। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी तवील है, इसलिए मैं इसे आपको 3 हिस्सों में सुनाऊंगा। तो सुनिए, नावल की छठी किस्त और चैप्टर कादम्बरी का पहला हिस्सा। बेला शागिर्द पेशे से लौटकर मुस्तरिब सी अपने कमरे में आई। सोचा अरसे से टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं की। ऑफिस रूम में गई। बर्डी छोटे लाल की कुर्सी पर बैठकर रेमिंगटन का गिलाफ उतारा, कागज चढ़ाया, जी उचाट रहा। सास की वफादार खादिमा कंबर उसे इतना चाहते थे, इस तरह खड़े खड़े निकाल कर जल्दबाजी की। मगर मैं जो इतने नामी गिरामी शौहर से नहीं दबती, 2 टके की मुंह चढ़ी नौकरानी के ताने और बदतमीजी सहूंगी। टाइप करना शुरू किया। बरामदे में आहट हुई। समझ गई, वो वॉलरस जैसी मूछों वाला बुढ़ा आ गया, मुंशी कोफ्ता। अब शायद वो बास फुस करे। कंबर वापस आकर जाने कितना चीखे चिल्लाएंगे, या मुमकिन है इस मामले को भी पी जाएं। सोख्ता ने चिक उठाई। उनके पीछे एक औरत की झलक दिखलाई दी। बेला डरी कि रास्ते में अलहम्दु मुंशी को मिल गई होगी, उसे वापस लाए हैं। मुंशी जी ने खंकार कर कहा, एक बीबी भैया से मुलाकात करना चाहती हैं। ओह, बेला ने इत्मीनान की सांस ली। तीनों मैगजीन ज़रा ज़रा पनप चले थे। हाल ही में कंबर अली ने तीनों में पब्लिक की शिकायत के लिए एक सफ़ा मखसूस कर दिया था। लोग बाग अपने अपने खर्रे लेकर आने लगे थे। उनमें बुरके वालियाँ भी खासी तादाद में होती थी। बुलाइए। बाहर गए। एक बुरका पोश ज़रा झिझकती हुई कमरे में दाखिल हुई। टाइपिस्ट की मुकाबिल कुर्सी पर टिकी। थकी मांदी लगती थी। निकाब उठाई। मोटे शीशों की ऐनक लगा रखी थी। मामूली साड़ी, सफ़ेद प्लास्टिक की चूड़ियाँ, गुलाबी रबड़ की चप्पलें, अवाम की असल नुमाइंदा। कंबर इसी किस्म के लोगों पर तो फिदा थे। बेला इखलाकन मुस्कुराई। उनका शिकायतनामा मौसूल करने के लिए हाथ बढ़ाया। नौवारिद कता से बेला को क्रिश्चियन टाइपिस्ट समझी कि पंचगनी की तालीम याफ्ता और बम्बई की परवरदा मिसेस अली घर पे अमूमन स्लैक्स और जर्सी में मलबूस रहती थी। उन बीबी ने चारों तरफ नज़र डालकर खफीफ से अंदाज में बात शुरू की। आज तो इतवार है, आप आज भी काम पर आई हैं? चर्च नहीं गई? जी नहीं, मैगजीन का वर्क संडे को भी चालू रहता है। बेला ने भी ज़रा से पंजे निकाले। मुंशी सोख्ता ने फिर चिक उठाई। एक सूटकेस और लोटा संभाले कमरे में आए। बाहर जाकर बिस्तर बदले आए और गर्द आलूद असबाब मेहमान की कुर्सी के नज़दीक रख दिया। बेला ने सवालिया निगाहों से मुंशी को देखा और मुस्कुराई। अलहम्दु के वाक़े के बाद सोख्ता की खुशनुदी हासिल करना ज़रूरी थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चुप सादे फिर बाहर चले गए। मैं जफ़रपुर से आई हूँ।
सीधी रेलवे स्टेशन से आ रही हूँ। बेला जफरपुर के नाम से वाकिफ थी। कंबर की ननियाल, सास वहीं मरी थी। बोली, जफरपुर तो दूर है, बहुत दूर। जी हाँ, हिमालय पहाड़ के नज़दीक रात भर का सफ़र था। तब तो आपको कंटाल आ गया होगा। जी, अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करना चाहिए। मैं कंबर साहब की खाला की लड़की हूँ, चांदनी बेगम। हेलो। बेला को इल्म न था कि कंबर की कोई खाला भी मौजूद है। उन्होंने बतलाया था कि सारे ननियाली पाकिस्तान चले गए। सगी खाला, सगी समझिए, बल्कि सगों से ज़्यादा। बेला ने घंटी बजाई, मुंह फुलाए ईदू हाजिर हुए। अलहमदु की बेइज्जती और अचानक रवानगी से सारा शागिर्द पेशा बेहद मगमूम था और मेम साहब का बहुत ज़्यादा मुखालिफ हो गया था। आदतन मुँह से निकला, अलहमदु को भेजो। फ़ौरन ख्याल आया, वो खरदिमाग बुढ़िया आप कहाँ? कहा चाय लाओ। आपने नाश्ता तो नहीं किया होगा, आइए अंदर चलिए, साहब शाम तक आएंगे। चांदनी बेगम ने महसूस किया कि क्रिश्चियन सेक्रेटरी कंबर अली के घर पे हावी है। साहब रूसियों को लेने गए, दिन भर उनके साथ रहेंगे। मैं बोल नहीं सकती कब तक लौटें। जर्नलिस्टों के टाइम का कुछ ठीक नहीं। दोबारा टाइप शुरू किया। ईदू ट्रे मेज़ पर रख गए। कंबर अली से अपनाइयत जाहिर करके उस टाइपिस्ट गर्ल को उसके सही मकाम पर पहुंचाने की गरज से चांदनी बेगम ने फिर गुफ्तगू का आगाज़ किया। अफसोस के बिट्टू खाला। बिट्टू खाला? बेला ने सर उठाकर बेजानी से दोहराया। चाय बनाई। कंबर मियाँ की वालिदा? ओ यस ऑफ कोर्स। आप साहब से कब से नहीं मिली? कभी नहीं। एक बार बिट्टू खाला के साथ जफरपुर तशरीफ़ लाए थे, जब मसूरी में पढ़ते थे। अम्मा से मिलने आए। मैं स्कूल गई हुई थी। चांदनी बेगम ने जवाब दिया। सच बोलना भी ज़रूरी था। जफरपुर में आप क्या करती हैं? कॉलेज में पढ़ाती थी। 3 दिन हुए इस्तीफ़ा दे दिया। दूर गिरजाघर में सुरीले घंटे बज रहे थे। दरीचे में एक परिंदा आन बैठा, बिल्कुल क्रिसमस कार्डों वाले रॉबिन रेडब्रेस्ट जैसा। बेला उसे दिलचस्पी से देखने लगी। परिंदा उड़ गया। मेरी बाजी अम्मा भी इसी तरह अचानक फुर से उड़ गईं। चांदनी बेगम की आवाज़ पर वो चौंकी। उन्होंने भी हद कर दी। जंग आलू चाकू से तरकारी काट रही थी, हाथ कट गया। मैंने कहा एंटी टेटेनस इंजेक्शन लगवा लीजिए। उन्होंने परवाह नहीं की, पट्टी बांधकर काम काज में लगी रहीं। जिस्म में जहर फैल गया। अभी 2 महीने पहले की तो बात है। मैंने कंबर मियाँ को इत्तला दी, शायद उन्हें ख़त नहीं मिला, वरना ताज़ियत की 2 सतरें हैं, ज़रूर लिख भेजते। दुनिया में अब उनके सिवा मेरा कोई भी सहारा नहीं। दफतन चांदनी बेगम लर्ज़ा हाथों से चाय की प्याली मेज़ पर रख कर रोने लगी। बेला घबरा कर उठी। उनके करीब जाकर दिलासा देने की कोशिश की। अरे आप तो बहुत ज़्यादा दुखी मालूम होती हैं। दुखी से दुखी? चांदनी बेगम ने चश्मा उतार कर बुर्के के कोने से आंसू खुश्क किए। बेला ने नोटिस किया कि मोटी ऐनक ने उनकी सूरत बिगाड़ दी थी, वरना वो काफ़ी दिलकश थी। आराम से बैठो, यहाँ कोई नहीं है। चांदनी ने बुर्का उतारा। गिरजाघर में घंटे बजा किए। और आपके डैडी, वो कहाँ हैं? पाकिस्तान गए। वहाँ से बाजी अम्मा को तलाक लिख भेजी। और कोई सगे वाले नहीं हैं? मेरा मतलब है रिश्तेदार हैं? सब खुदगर्ज।
कमीने जो अच्छे रिश्तेदार थे वो मर गए। मेरे दादा वो तलखी से हंसी, बाबा मेरे हफ्स हज़ारी, दादा सूबेदार, मेरे ग्रैंडफादर खान बहादुर डिप्टी कलेक्टर थे, नाना बड़े ज़मींदार। वो क्या मेरी खातिर 100 बरस जीते, अपना अपना वक्त आने पर मर गए। जिद्दों ने साथ छोड़ दिया। अब्बा के जाने के बाद इन सब ने आंखें फेर लीं कि बाजी अम्मा की और मेरी कफालत ना करना पड़े। बाजी अम्मा बेचारी ने खुद BA BT किया, मुझे MA BEd करवाया। बस एक बिट्टू खाला थी, कोई खून का रिश्ता नहीं था, हम वतन थी और अम्मा के साथ अलीगढ़ स्कूल में पढ़ती थी। जब कभी बिट्टू खाला जफ़रपुर आई, बाजी अम्मा की खैर खबर लेती, बेला मबहूत रहीं। बिट्टू खाला ने एक आध बार माली इमदाद भी करना चाहिए, मगर मेरी बाजी अम्मा इतनी गयूर थीं, कभी एक पैसा उनसे न लिया। बिट्टू खाला कोई नई साड़ी या कपड़े ले आती, वो भी बड़ी मुश्किल से कबूल करती थीं। 3 साल हुए बिट्टू खाला जफ़रपुर आई थी और उन्होंने अब बेला बड़े गौर से सुन रही थी। उन्होंने अम्मा से कुछ बात भी की थी। क्या बात? बेला ने चौंक कर पूछा। अब तुमसे क्या छुपाऊं, तुम नेक सी लड़की मालूम होती हो। हालांकि मैंने अब लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया है, फिर भी तुम खब्बर मियाँ की सेक्रेटरी हो तो उनके सभी मामला से वाकिफ़ होगी। शायद उन्होंने तुमसे भी जिक्र किया हो। उन्होंने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। बिट्टू खाला ने बाजी अम्मा से मेरे मुताल्लिक़ तकरीबन तय कर लिया था। बेला का हलक खुश हो गया और उन्होंने यहाँ वापस आकर अम्मा को लिखा कि खंबर मियाँ ने तस्वीर देखी और पसंद किया और अब वो जल्द जफ़रपुर आने वाले हैं। फिर क्या? पहले उनके मियाँ जान मरे, फिर बिट्टू खाला, फिर मेरी बाजी अम्मा। वालिदैन की एक बुरी आदत यह है कि मौका पाते ही मर जाते हैं। औलाद पड़ी झेंकती रहे उनकी बला से। अम्मा के इंतकाल के बाद मैं अकेली कैसे रहती? ढंढार मकान, न नौकर न चाकर। जिस गर्ल्स कॉलेज में अम्मा और मैं पढ़ाते थे वो प्रिंसिपल और उसके शौहर की ज़ाती मिल्कियत है। उन्होंने कहा, तन्हा कैसे रहोगी, हमारे यहाँ आ जाओ। मैं उनके यहाँ चली गई। वो बड़े मियाँ अब्बा के दोस्त थे, जवान औलाद के बाप। 3 हफ्ते उनके यहाँ रहते गुजरे थे कि बुढ़ऊ की नीयत में फतूर आ गया। अरे यू डोंट से। जहाँ बीवी की पीठ मुड़ी ज़ूमानी बातें करने लगे। मेरे अवसान खता हो गए। इरादा किया उनकी बेगम से कह दूं, मगर और लेने के देने पड़ जाते। एक रात जब सब लोग सो चुके थे, आहट पर मेरी आंख खुली। देखा बड़े मियाँ मेरे कमरे के दरवाजे में खड़े। मैंने घबरा कर बत्ती जलाई, खिसियाने होकर वापस भागे। बीवी शायद बाथरूम जाने के लिए उठी थी। उन्होंने शौहर नामदार को चोरों की तरह मेरे कमरे से भागते देख लिया। उन्हें पहले से कुछ शुबा हो चला था। तूफान खड़ा हो गया। बड़े मियाँ ने कहा, यह आवारा लड़की है, जब से यहाँ आई है मेरे पीछे पड़ी है कि मैं बेसहारा हूँ। प्रिंसिपल साहिबा तो बुढ़ी खूसट है, मुझसे निकाह कर लो। बीवी ने यह सुनकर हॉकी उठाई और मुझे मारने दौड़ी। मैंने भी बहुत शोर मचाया। सारा घर जाग गया। सुबह होते ही मैंने इस्तीफ़ा लिखकर बीवी के हाथ में पकड़ा दिया और कुछ समझ में नहीं आया, सिवाय इसके कि रेल पर बैठकर कंबर साहब के यहाँ पहुँच जाऊँ, इस उम्मीद पर कि बिट्टू खाला वाला वादा शायद उनको याद हो। बेला फटी फटी आंखों से चांदनी को तक रही थी।
तुमको ये किस्सा सुनकर बड़ा अफसोस हुआ? अफसोस था अफसोस। ईदू कमरे में आए। बेगम साहब 11 बज रहे, सौदे के लिए पैसे दे दीजिए। चांदनी बेगम पर जैसे बिजली गिरी। बेला बावर्ची खाने की तरफ चल दी। मालूम हुआ रमज़ानी अलहमदू को बस पर पहुँचाने गए। जैतून को हुक्म दिया कि लंच तैयार करें। वापस आई। चांदनी बेगम कुर्सी पर बुत बनी बैठी थी। उन्होंने घबरा कर उस घर की मालकिन को देखा। आई एम सॉरी, बेला ने आहिस्ता से कहा। वो चुप रही। कंबर ने मुझसे कभी आपका तस्करा ही नहीं किया। मैं बिल्कुल लाइल्म थी, और वो इतने भुलक्कड़ आदमी हैं कि मुझे यकीन है वो खुद इस बात को फरामोश कर चुके हैं जो उनकी मम्मी ने आपकी मदर से की थी। वरना वो बहुत उसूल परस्त, खरे सच्चे सीधे इंसान हैं। अगर उन्हें ज़रा भी याद होता। अरे वो तो ऐसे भुलक्कड़ हैं कि बाज़ दफ़ा मुझे बेला के बजाय शरबरी शरबरी पुकार बैठते हैं। मुझे पता चल गया है कि कोई बंगालन क्लास फेलो थी। अच्छा खैर, अब क्या हो सकता है। आप धुआंधार सफ़र से आई हैं, नहा लीजिए। मैंने हम्माम गर्म करवा दिया है। फिर आराम हमारे लेडीज़ गेस्ट रूम में। उसे अभी ठीक करवाती हूँ। 1 बजे लंच। कहाँ का लंच और कैसा डिनर। मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं ठहरना चाहती। मैं तो शर्म से गड़ी जा रही हूँ। ये किस्सा सुनाने के बाद इस घर में कैसे रह सकती हूँ। आप कितनी ही नेक दिल सही, मगर मैं आपको और आपके शौहर को अपनी सूरत नहीं दिखाना चाहती। और उन्होंने देखी ही कब थी मेरी मनहूस सूरत। अरे ऐसा ना कहिए, आप तो बहुत गुड लुकिंग हैं। आपको कॉन्टैक्ट लेंस लगाना चाहिए। आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाया कीजिए। मुझे किसी और जगह पहुंचा दीजिए। वहाँ टिक कर कोई नौकरी ढूंढ लूँगी। आप तो यहाँ बहुत लोगों को जानती होंगी। किसी को नहीं जानती। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती। शेख कंबर अली, एडिटर रेड रोज़ की शादी की इत्तला मुझे क्यों ना हुई। जफ़रपुर अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े आबाद है, हिमालय के दामन में। किसी की आमद और रफ्त नहीं। लेकिन ये खबर पेपर्स में तो ज़रूर छपी होगी। इनकी मम्मी की बरसी नहीं हुई थी, इसी वजह से कोई धूमधाम नहीं की। निकाह नहायत सादगी और खामोशी से हुआ। ये कहकर बेला दिल ही दिल में हंसी। अच्छा अब मुझे कहीं पहुंचाइए, चांदनी ने दोहराया। भाई मैं आपको कहाँ ले जाऊं। मैं खुद यहाँ अजनबी हूँ। मेरे हस्बैंड काम में इतने मसरूफ़ रहते हैं, हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं है। अरे हाँ, 3 कटोरी हाउस, खूब याद आया। छोटी कटोरी भी तो आपको मालूम है। हाँ, बिट्टू खाला मरहुमा ने बाजी अम्मा को बतलाया था। छोटी कटोरी ही ने अपने घर पे स्कूल खोल रखा है। वहाँ आपको जॉब मिल जाएगा। बहुत बड़ा मकान है, रहने को जगह भी। चलिए अभी चलिए, फ़ौरन, कंबर मियाँ के आने से पहले। खाना तो खा लीजिए। इस घर का आबोदाना मेरी किस्मत में नहीं है। चांदनी ने झुककर लोटा उठाया। बेला ने सोचा, ठीक है, यही बेहतर है कि यह नागाहानी आफत कंबर के आने से पहले ही टल जाए। ईदू को रिक्शा लाने का हुक्म दिया। पहले सोचा करती थी शादी की पहली सालगिरह पर अपने लिए कार की फरमाइश करेंगी। मियाँ वही तंगदस्ती का रोना रोते। ये मारपीट करके फिएट खरीदवा ही लेती। मगर कुएं वाली ट्रेजेडी के बाद से इतनी दादागिरी की हिम्मत नहीं रही थी। रानी सौलत ज़माने की ख्वाबगाह में कपड़े सिए जा रहे थे।
मंझली साहबजादी परवीन सुल्ताना उर्फ पैनी मैके आई हुई थी और बेशुमार साड़ियाँ खरीद कर कराची वापस जाने वाली थी। वो तख्त पर बैठी बड़े इन्माक से एक ब्लाउज की आस्तीन मापने में जुटी थी। छोटी सफिया सुल्तान उर्फ फैनी रंग बिरंगे फॉल साड़ियों से मैच कर रही थी। सबसे बड़ी जर्रीन सुल्ताना उर्फ जेनी दूसरे तख्त पर गरारे की गोट तराशने में मसरूफ़ थी। इलाची खानम फर्श पर आलती पालती मारे धुनक के गोले बना रही थी। रानी साहिबा छपर खट पर नीम दराज तमाम कार्रवाइयों को सुपरवाइज कर रही थी। ऐसे पुरसुकून माहौल में बेगम कंबर अली के गोले बेगम कंबर अली बम के गोले की तरह आन गिरी। एक मजहूल सी बुर्का पोश औरत उनके पीछे पीछे दाखिल हुई। बेगम अली शादी के बाद पहली बार 3 कटोरी हाउस आई थी। पिछली बार बहैसियत गुलूकार बाहर चबूतरे पर बैठकर तबले सारंगी के साथ गज़लें गाई थी। आज खुदा की शान है किस तमकीनत से फ्रांसीसी काउच पर बिराजी। कबरन बतला गई थी ऐसी दहपट हैं कि मियाँ की ठुकाई भी करती हैं। आज वो 3 कटोरी वालों की टक्कर के ख़ानदान की बहू थी और कंबर अली जैसे अहम और नामवर आदमी की बीवी अपने आप को वाकई बेगम समझने लगी थी, क्योंकि तकरीबन नीम पर्दे में रहती थी। बुर्का पोश अब तक झिझकी हुई खड़ी थी। परवीन उर्फ पैनी की नज़र उसकी रबर की चप्पलों पर गई। पीढ़ी की तरफ इशारा किया, यानी वहाँ बैठ जाओ। वो उसी तरह खड़ी रही। बड़ी साहबजादी जरीना सुल्तान ने कहा, ओहो बेला रानी शोख, कैसी हो? शादी के बाद इधर का रास्ता ही भूल गई। आपने कभी बुलाया भी? फिर बेला ने चांदनी को मोहब्बत से मुखातिब किया, बैठती क्यों नहीं? हाँ बैठ जाओ, पीढ़ी ले लो। जरीना सुल्तान ने कहा। तवील सफ़र और सुबह को मंजिल मकसूद पर पहुँच कर कंबर की शादी की लर्जा खेज इंकशाफ ने तवील सफ़र और सुबह को मंजिल मकसूद पर पहुँच कर कंबर की शादी की लर्जा खेज इंकशाफ ने चांदनी को निढाल कर दिया था। वो धम से पीढ़ी पर गिर सी गई और तख्त के पाए से टेक लगा ली। बेला ने मुतनफ़्फ़र निगाहों से उन बेहिस बीवियों को देखा जो सैकड़ों बरस से गरीब औरतों की तज़लील करती रही हैं। बीवी और बांदी 2 मुख्तलिफ तबके थे। अब अगर इस वक्त वो खुद चांदनी का साथ देने के लिए फर्श पर बैठ जाती तो बीवियां समझती कि डोमनी को अपनी औकात याद आ गई। बादल नाखास्ता सोफे पर जमी रहीं। ये कौन है? सफिया ने दरियाफ्त किया। इन्हीं की खातिर आना पड़ा। अगर आपके स्कूल में जगह हो, इनको टीचर रख लीजिए। MA BEd है, कॉलेज में पढ़ाती थी। स्कूल तो हमें फ़िलहाल बंद करना पड़ा। मालूम हुआ इसी नाम का एक सेंट जॉन्स कॉन्वेंट नखास में कई साल से चल रहा है। अब हमें नाम बदलना पड़ेगा। किसी और रोमन कैथोलिक सेंट का नाम सोच लीजिए। बेला ने तंजन कहा। सफिया सुल्तान के ऊपर से गुजर गई। बोली, तकरीबन सारे रोमन कैथोलिक सेंट प्राइवेट स्कूलों में खप गए। अब मैंने सेंट सफिया कॉन्वेंट ही तय कर लिया है। सेंट सफिया कॉन्वेंट, सुभान अल्लाह। बेला पर हंसी का दौरा सा पड़ा। सुबह सुबह पहले अलहम्दु का टंटा,
उसके फ़ौरन बाद चांदनी बेगम की गैर मुतवक्को आमद और उसका टेंशन। बेला के आसाब भी जवाब दे रहे थे, स्टाफ में तो जगह है नहीं, आया की भी ज़रूरत नहीं है, हमारी अपनी मामाएँ मेहरियाँ बहुत काफ़ी हैं, बाकी ये कि बहुत ज़रूरतमंद हैं। बेला ने लजाजत से कहा, गर्ज और मजबूरी इंसान को पल की पल में झुका देती है। चांदनी को यहाँ ज़रूर बिलज़रूर नौकरी मिलनी चाहिए, किसी हालत में रेड रोज़ वापस ना आए। कराची वाली परवीन सुल्ताना ज़रा नरम पड़ी, सिलाई कर लेती हो? चांदनी ने सर उठाया, जी हाँ, नीडल क्राफ्ट का डिप्लोमा भी लिया है, हमें ढेरों सिलाई करवाना है, दर्जी बहुत देर लगाता है, मेरा 1 महीने का वीज़ा और बाकी है, 60 ब्लाउज सिलवाने। 60? इनको यहाँ रहने के लिए कमरा दे दीजिए, ये 60 छोड़ 100 सी देंगी, है ना मुनी? मुनी? ये कौन नाम है? रानी साहिबा ने पहली मरतबा बात की। कहाँ से आई हो? बेला रानी शोख, तुम इनको अच्छी तरह जानती हो, कुछ इनका पता निशान भी तो चाहिए। क्या ये भी तुम्हारे बाप की कंपनी में थी? ऐसी लगती तो नहीं। रानी के इस आखिरी जुमले में बेला और उनके कुनबे के लिए जो बेपनाह तौहीन मुज़मर थी, बेला ने अपनी हाजतमंदी की वजह से उसे नज़रअंदाज किया। एमए की सनद है तुम्हारे पास? परवीन सुल्तान ने चांदनी से पूछा। जी नहीं, कुछ ऐसे हालात में कॉलेज से इस्तीफ़ा देना पड़ा कि मेरे तमाम कागजात प्रिंसिपल ने अपने कब्ज़े में कर लिए। कैसे हालात भाई? कि हमें किसी चक्कर में ना फंसवा देना। बेला रानी शोख, तुम इनकी ज़मानत लेती हो? इन्हें कब से जानती हो? ये आज सुबह मेरे यहाँ पहुँची, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि फ़ौरन कहीं मुलाजमत ढूंढना चाहिए। दुई, फिर वही हालात। क्या मामला है भाई? रानी साहब झुंझला गई। अब बेला को सच बोलना पड़ा। ये मेरे हस्बैंड की मदर की फ्रेंड की लड़की है, ये चांदनी बेगम है। इन्हीं के लिए बिट्टू बाजी मरहूमा आखिर दिनों में कहने लगी थी कि साहबजादे एक बंगालन के फेर में पड़ गए थे। अब शुक्र है एक गरीब बेज़बान लड़की के साथ 2 बोल पढ़वाने पर राज़ी हुए हैं। खुदा की शान है, कंबर की किस्मत पर तुम लिखी थी। बेला फ़ौरन उठ खड़ी हुई। अब तो आपको किसी जामिन की ज़रूरत नहीं, ये आपकी सारी सिलाई विलाई कर देंगी, फिर स्कूल में लगा दीजिएगा। वैसे हम भी इनके लिए नौकरी तलाश करते रहेंगे। ओके मुनी, बाय बाय। बेला के जाते ही सफ़िया ने फ़ौरन उठकर एक नकीश अलमारी में से ज़ख़ीम सुनहरा एल्बम बरामद किया। चांदनी बेगम इधर आओ। उन्होंने पीढ़ी पर बैठे बैठे गर्दन बढ़ाई। ये देखो, हमारे बॉबी भाई की शादी की तस्वीरें। दुल्हन भाभी आजकल मैके गई हुई हैं। ये फ़ोटोग्राफ देखो, ये रही बेला रानी, उनकी वालिदा मोहतरमा हारमोनियम बजा रही हैं, वालिद मोहतरमा भाई पीछे बैठे, मीरासियों का ख़ानदान। चांदनी ने फ्लैश लाइट तस्वीर को आंखें फाड़ कर देखा। रानी साहब ने जरीना से सरगोशी की। ये बेला वाकई बड़ी चंडालनी है। कल भुतरी, हमारी बला हमारे सर मड़ गई, सॉरी अपनी बला हमारे सर मड़ गई। आवाज़ बुलंद चांदनी को मुखातिब किया। सुनो भाई चांदनी, बात यह है कि कोठी के अंदर तो बिल्कुल जगह नहीं है। माशाअल्लाह से पेनी बिटिया उनके बच्चे आए हुए हैं, इनसे मिलने के लिए तमाम अजीज़ व अकारब आते रहते हैं। सारे कमरों में मेहमान ही मेहमान। तुम फ़िलहाल इलायची खानम के साथ बसर कर लो। उनका बाथरूम वगैरह भी
उस तरफ नज़दीक ही है, उन्हें भी आजकल बाहर ही रहना पड़ रहा है। सोना कली ने दरवाजे में आकर अर्ज की, रानी साहब खासा तैयार है। वो पांचे संभाल कर छपर खट से उतरी। तीनों बेटियों ने अपना अपना काम समेटा। उन सब ने ड्राइंग रूम का रुख किया। चांदनी पीढ़ी से उठकर उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब जफरपुर से रवाना हुई थी, शाम को एक स्टेशन पर खोंचे वाले से को बुलाकर समोसे खरीदे थे। सुबह से शिद्दत की भूख लग रही थी। बेला के यहाँ महज एक प्याली चाय पी थी। उसने लंच पर रुकने के लिए कहा। मारे तनतने और गमो गुस्से के इनकार कर दिया। अब वो तनतना ख़त्म होने वाला था। इलायची खानम ने इशारा किया और आहिस्ता से बोली, किधर जा रही हो? मेज़ पर माशाअल्लाह से आजकल 15-16 जनों के लिए खासा चुना जाता है। वहाँ जगह नहीं है। खाना हमारे साथ खा लेना। वो हमारे सामने आंगन में नलका लगा है, हाथ वाथ धो लो। मेरा लोटा और असबाब। चांदनी के हलक से नहीफ आवाज़ निकली, मंगवा लेते हैं, बाहर रखा होगा, चलो। 1 घंटे बाद नौकरों के खाने की नौबत आई। फर्श पर झूठी रिकाबियाँ बिखरी पड़ी थीं। मामाएँ और उनके बच्चे पटरे और पीढ़ियाँ घसीट कर चारों तरफ बैठ गए। आओ चंदनिया, बिस्मिल्लाह करो, इलायची खानम ने आवाज़ दी। चांदनी सहन के कोने में नल की मुंडेर पर बैठी रेल के धुएं की कालोंच रगड़ रगड़ कर धोती जा रही थी और पट पट आंसू बहा रही थी। इलायची खानम की पुकार सुनकर मुँह पर छपक्के मारे, लाल लाल आंखें किए बावर्ची खाने में गईं। सोना कली के बराबर पटरे पर बैठ गईं। टूटी हुई आवाज़ में कहा, मुझे मेज़ पर से आया हुआ झूठा खाना मत देना। अरे नहीं चांदनी बेगम, हम लोग क्या झूठन खाते हैं? झूठन सारी अंगूरी और बिल्लिया के लिए इस काब में डाल दी जाती है। खाने के बाद इलायची खानम से कहा, मैं ज़रा आराम करना चाहती हूँ। हाँ आओ, आजकल मुझे भी इसी तरफ सोना पड़ रहा है। महल खाने के क्वाड्रेंगल में एक विंग मामाओं के लिए मखसूस था। दालान में चारपाइयाँ एक कतार में बिछी हुई थीं। खद्दर के गद्दे, छींट का लिहाफ, मैले मैले तकिए, खुशकदम, बताशन बुआ, वज़ीरन, नूरन, सोना कली सब वहीं सोती थीं। इलायची खानम का पलंग सिरे पर था। उसके बराबर एक खाट चांदनी बेगम के लिए बिछा दी गई। तुम्हारा सूटकेस हमने अंदर अपनी कोठरी में रख दिया है, लाओ तुम्हारा बिस्तरा लगा दें। इलायची खानम ने कहा, खाट इधर को सरका लो, धूप में यहीं ठीक है। चांदनी ने जवाब दिया और बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंदी। मुकाबिल के दालान से परवीन सुल्तान ने पुकारा, आतो साहब, दिन जा रहा है, ज़रा चांदनी को भेजिए। इलायची खानम ने आहिस्ता से कहा, जाओ, रोज़गार पर लगे पहला रोज़ है, आज ही दिल लगाकर काम न किया तो। वो थकान से चूर चूर थी। उठकर फिर नल की तरफ गई। नींद भगाने के लिए मुंह धोया, ऐनक लगाई, कोठी के अंदर चली गई। तो ये थी नॉवेल की 6ठी किस्त और चैप्टर कादम्बरी का पहला हिस्सा। कल फिर आऊँगा, आपको इसका अगला हिस्सा सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।